गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में अपने को स्टीरियो आइसोमेरिज्म को डिस्कस करना था। ठीक है, तो आज हम जो अपना मेन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद में लिखाऊंगा। ठीक है, पहले आप समझिए। देखिए बच्चों, अपने पास एक एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। ठीक है, 2-ब्यूटीन एक एग्जाम्पल है। ठीक है, 2-ब्यूटीन का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो मेरे पास आता है CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये 2-ब्यूटीन है। इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। यस, यहां बना दो, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है। साथ में कार्बन पर एक वैलेंसी CH3 से कंप्लीट हो रही है, दूसरी S से कंप्लीट हो रही है। इधर आप CH3H। ठीक बात। अब यहां CH3 रखते हुए इस डायरेक्शन में H किया और इसमें CH3 किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर डिफरेंट है? आप स्ट्रक्चर देखो, आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों कंपाउंड सेम स्ट्रक्चर रख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का पता कैसे चलेगा? कनेक्टिविटी देखिए आप, एटम्स की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल सेम निकल कर आती है। देखो आप, CH3 कार्बन से कनेक्ट कौन है? कार्बन। इसमें कार्बन से कनेक्ट है कार्बन। मैं आपको स्ट्रक्चर सेम देखना बता रहा हूं, कनेक्टिविटी बता रहा हूं। कार्बन टू कार्बन कनेक्ट है, कार्बन टू कार्बन। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कनेक्ट है, यहां भी हाइड्रोजन कनेक्ट है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मीन्स कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा है। इस कार्बन पर आया तो इस पर कौन कनेक्ट है? वन इज मिथाइल एंड अनदर इज हाइड्रोजन। वन मिथाइल अनदर हाइड्रोजन, यानी इसी कार्बन से मिथाइल कनेक्ट, इसी कार्बन से मिथाइल कनेक्ट, इसी कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट, इसी कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट। कनेक्टिविटी सेम आ रही है। कनेक्टिविटी क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो कनेक्टिविटी अगर सेम आ रही है तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखो। तो मैं कह सकता हूं इन दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या आ रही है? सेम आ रही है। फिर मैंने ये देखा कि क्या ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं? इन दोनों कंपाउंड को अगर मैं देखूं, क्या दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं? दोनों कंपाउंड सेम है? अगर स्ट्रक्चर सेम है तो सेम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। दोनों कंपाउंड की स्ट्रक्चर भले सेम है पर दोनों कंपाउंड सेम नहीं। कैसे नहीं? इस कंपाउंड को मैं इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहूंगा तो यहां से मिथाइल मिथाइल पर ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पर ओवरलैप कर जाएगा, कार्बन कार्बन पर ओवरलैप कर जाएगा, कार्बन भी ओवरलैप कर गया। पर यहाँ मिथाइल था, यहाँ पर कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। यहाँ ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं होंगे अगर बाकी एटम्स ओवरलैप करते हैं तो। जब ओवरलैप नहीं कर रहा है तो आइडेंटिकल नहीं है, वो सेम मॉलिक्यूल नहीं रहा है। स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी ये कंपाउंड डिफरेंट हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें डिफरेंस है ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है।
तो सर क्या ऐसे नहीं हो सकता कि ये वाला ऐसे कैसे रह जाए और ये रोटेट होके ऐसे आ जाए, ये यो का यूं रह जाए और रोटेट को यूं आ जाए। जब यो रोटेट होके यूं आ जाएगा तो इस पर और लैप हो जाएगा, लेकिन भाई ये रोटेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और रूम टेम्परेचर पर पाई बॉन्ड स्टेबल होता है। कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड है, यहां CH3 यहां H, यहां CH3 और यहां H, ये डबल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाए तो फ्री रोटेट हो जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में फ्री रोटेशन होता है। डबल बॉन्ड है फिर फ्री रोटेशन नहीं होगा। आप कंप्लीट मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, बट हाफ को कांस्टेंट रखते हुए रिमेनिंग जो पार्ट है उसको रोटेट नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात को? तो यहां से ये दोनों सेम स्ट्रक्चर रखते हुए भी सेम कंपाउंड नहीं है, इनमें डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? ओरिएंटेशन का। किसका ओरिएंटेशन? ग्रुप और एटम का। ओरिएंटेशन डिफरेंट होने से इन कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई है, और डिफरेंट होने से कंपाउंड में एक रिलेशन निकल कर आया है जिसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकल कर आती है। इसी स्ट्रक्चर को लेकर मैं दो ओरिएंटेशन बना सकता हूं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। आप थोड़ा बहुत जानते हैं, सेम ग्रुप सेम साइड इज कॉल्ड सिस, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड ट्रांस, और भी बताएंगे आपको। तो ऐसे कुल मिला के ये कह सकते हैं कि यहां पर इनका स्ट्रक्चर सेम होते हुए भी ओरिएंटेशन क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ओरिएंटेशन डिफरेंट आता है, उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोल देते हैं? स्टीरियोआइसोमर्स। तो स्टीरियोआइसोमर्स क्या है? कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर। इन दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, कार्बन कितना आ रहा है? 4, हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 8। यस, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल क्या निकल के आ रहा है? सेम निकल के आ रहा है। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम निकल के आया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में, कंपटीशन में तो डेफिनेशन नहीं लिखवाएगा, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए, बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल properties due to the different orientation of groups and atoms। देखिए अब यहां इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सिस 2 ब्यूटेन हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ट्रांस 2 ब्यूटेन। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो तो बाद की बातें हैं, पर है, ये मेरी बात आप मान लो कि है। क्यों है, कैसे है, ये सब बाद में आने वाला है। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे? स्टीरियोआइसोमेरिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या है ना। 11th 12th में तो आती है, पर नीट में, IIT में डेफिनेशन नहीं लिखवाता है, पर अपने को पता होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कंपाउंड्स हैव same molecular and structural formula। Compounds have same molecular and structural formula but different physical and
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, ड्यू टू द different orientation of groups और एटम्स। ये एग्जाम्पल आ गया है, देखिए आप, ये दो कंपाउंड है, मॉलिक्यूल फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का सेम है, ओरिएंटेशन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसका ओरिएंटेशन सेम साइड आ रहा है, इसमें मिथाइल ग्रुप का जो ओरिएंटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। हाइड्रोजन का सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन आ रहा है, हाइड्रोजन का अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेशन आ रहा है। डिफरेंट ओरिएंटेशन हो रहा है, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स और एटम। क्लियर? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी डिफरेंट है, जो अपने समझ में आ जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होगी, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम रहेगा। याद रखना, स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ वो जिंदगी में स्टीरियो आइसोमर नहीं होंगे, बच्चे गलती कर बैठते हैं। मॉलिक्यूल में उनको एक जगह लगता है स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, उसी मॉलिक्यूल में दूसरी जगह लग रहा है कि ओरिएंटेशन डिफरेंट हो रहा है। ओरिएंटेशन की वजह से वो स्टीरियो आइसोमरिज्म बताने की कोशिश करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, उनको क्या लगता है कि स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी, बट उधर क्या हो गया, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होते ही अब स्टीरियो नहीं होगी उसमें। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गई, वो उस जिंदगी में तो स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो गई उस जीवन में, तो वो स्टीरियो आइसोमर नहीं बनने वाले। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसका टाइप कौन कौन सा निकल कर आता है। आइसोमेरिज्म कौन से वाली, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आपको याद हो तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अपन ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था भाई, याद करो आप। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का नंबर कौन सा है, रोमन सेकंड वाला। फर्स्ट कौन सी थी, स्ट्रक्चरल थी। यस, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वाली इसमें आई थी कॉन्फिगरेशनल। आइसोमेरिज्म, सेकंड वाली कौन सी आई थी, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फॉर्मेशनल फर्स्ट इज कॉन्फिगरेशनल, सेकंड इज कॉन्फॉर्मेशनल। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी अपने को पता होना चाहिए। कॉन्फिगरेशनल जो है वो रूम टेम्परेचर पर स्टेबल आइसोमर होते हैं। दो आइसोमर हैं, एक को बोला कि तू इसमें चेंज हो जा रूम टेम्परेचर पर, बोले नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको बोला कि तू इस रूम टेम्परेचर पर इसमें चेंज हो जा सेकंड वाले आइसोमर में, बोले नहीं हो सकता। रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल सिस 2 ब्यूटीन अभी लिखा था, एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। जो सुन रहे हो, जो सिस 2 ब्यूटीन है उसको आप लोग रख दो, आपको रूम टेम्परेचर पर 2 महीने 4 महीने बाद भी वहां सिस 2 ब्यूटीन ही मिलने वाला है। आपने ट्रांस 2 ब्यूटीन रख दिया तो वहां ट्रांस 2 ब्यूटीन ही मिलने वाला है, वो रूम टेम्परेचर पर इसमें चेंज नहीं होगा। मतलब वो रूम टेम्परेचर पर क्या स्टेबल है। ऐसे आइसोमर्स जो भैया रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हैं
वो कॉन्फिगरेशनल बोले जाते हैं। ठीक है नहीं? और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, मतलब वो एक दूसरे में चेंज होने वाले नहीं है। नॉट इंटरकन्वर्टेबल, इंटरकन्वर्ट नहीं होने वाले हैं रूम टेम्परेचर पर। ऐसे आइसोमर जो होते हैं उनको अपन कॉन्फिगरेशनल आइसोमर कहते हैं। ठीक है नहीं? स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, यस, फर्स्ट पॉइंट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और आप क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं नॉट इंटरकन्वर्टेबल, नॉट इंटरकन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है? यानी रूम टेम्परेचर वो एक दूसरे पर, रूम टेम्परेचर पर वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसे आइसोमर्स को अपन कॉन्फिगरेशन कहते हैं। और ये जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी जो वो वाली जो आइसोमेरिज्म है वो आप लोगों को इस तरीके से मैं बताऊंगा कि CH3H और यहाँ CH3 है H, ब्यूटेन का कॉन्फर्मर होता है। इसमें सिग्मा 1 के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल रोटेट होता रहता है रूम टेम्परेचर पर। बाद में सिखाएंगे आपको ये ब्यूटेन का ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है और इसमें ये रोटेट होता रहता है रूम टेम्परेचर पर। और ये जो आइसोमेरिज्म है, ये वाली आइसोमेरिज्म जो है वो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट जनरेट होती है। ठीक है नहीं? तो इनके लिए भी आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, आप कहोगे ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये इन दोनों में क्या था भाई? मेन डिफरेंस था जो आपको आना चाहिए। इसके बाद में अगर इस कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये आगे डिवाइड नहीं हो रही है, बट जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ए इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, B is ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको अपन कह देते हैं GI और ये OI। ये कहती है GI, ये कहती है OI। होता है, कई कहते हैं रेस्पेक्ट GI, क्या कहती है? OI। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं अब हम लोग? GI OI, फिर पढ़ेंगे कॉन्फर्मेशनल। ठीक बच्चों? तो अपने पास जो है ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक तरीके से डेफिनेशन क्या है वो, और ये क्लासिफिकेशन उसका निकल कर आया है। इसमें आपको 1 बाय 1 आगे बताएंगे। फर्स्ट अपन लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है? यस। हाँ, यहाँ एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है कि नहीं? पर जरूरी नहीं कि दोनों ही डिफरेंट हो, और कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल और बोथ, ये कह सकते हैं। ठीक है? दोनों भी प्रॉपर्टी, कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है या दोनों हो सकती है। ठीक है कि नहीं? कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और बोथ प्रॉपर्टीज। ठीक है? तो आप जो डेफिनेशन है उसमें फिजिकल एंड केमिकल है ना, वहां पर क्या करो? फिजिकल और केमिकल और बोथ।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ए पढ़ने वाले हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई। जीआई क्या है? कंपाउंड जिनमें की जो ज्योमेट्री है वो क्या निकल कर आएगी? डिफरेंट निकल कर आएगी। जैसा कि मैंने बताया था, क्या एग्जाम्पल इसका देखो आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो भी आपको बता चुका हूं मैं, डबल बॉन्ड CH3। इसमें आपने देखा कि यहां इसके दो ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन निकल कर आ रहे हैं, कंपाउंड्स व्हिच हैव डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, ये देखिए आप, ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन क्या आ रहे हैं इनके? डिफरेंट आ रहे हैं। ये CH3 CH3, H एंड H, डबल बॉन्ड CH3 CH3, H एंड H। यस, देखो, compounds which have same molecular and structure formula but have different geometrical orientation। इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री डिफरेंट आ रही है। क्लियर? तो ये ज्योमेट्रिकल इस तरीके से होता है। ठीक है, और देखना चाहो तो देख लो आप, एग्जाम्पल देखो आप, ये देखो आप, यहां CH3 है, यहां भी क्या है? CH3। क्या बोलेंगे इसको आप? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। यस, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन अपने आप में आपको एक कंपाउंड नजर आ रहा है, पर इसमें एक से ज्यादा कंपाउंड्स हैं। देखिए कैसे है। यहां पर कार्बन टेट्रावेलेंट है, एक वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, तो सेकंड वाली किससे हो रही है? हाइड्रोजन से। अब देखिए आप, इसका मिथाइल ग्रुप यहां आ रहा है तो हाइड्रोजन यहां आएगा, इसमें मिथाइल यूं आ रहा है। यस, एक ज्योमेट्री ये बन गई है इसकी। इसमें ये भी तो हो सकता है कि यहां मिथाइल है या H है, बट इसका मिथाइल यहां आ रहा है और H यहां आ रहा है। तो अब देखिए आप, इनको मैं ओवरलैप करना चाहूं तो रिंग पर ओवरलैप कर जाएगी, मिथाइल पर ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन पर ओवरलैप करेगी, पर ये वाला ओवरलैप नहीं करेगा। समझे बात? ये एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कंपाउंड डिफरेंट हैं, बट स्ट्रक्चर क्या आ रही है? सेम आ रही है। ओरिएंटेशन क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। और डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या इनकी ज्योमेट्री अलग निकल कर आ रही है। देखिए इनकी रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आ रही है। मिथाइल x डिस्टेंस पर है, या मिथाइल x से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो रिलेटिव जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है यहाँ, किसमें? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो यहाँ से ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। इनमें क्या रिलेशन है? इनमें रिलेशन है जीआई का। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपनी बात जो है ये जीआई है। जीआई में कहते हैं कंपाउंड्स विच हैव सेम स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन। क्लियर? ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन में जो रिलेटिव डिस्टेंस है वो डिफरेंट निकल कर आएंगी। एंड दीज कंपाउंड्स आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर की बात करूं तो ये रूम टेम्परेचर पर मिल रहा है, तो ये अपने आप इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। दीज आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
स्टीरियोआइसोमेरिज्म में अपन पढ़ रहे थे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये देख लिया था आपने कि जीआई कहाँ कैसे क्या हो रही है। अब अपन देखेंगे कंडीशन फॉर जीआई। यस, जीआई हो किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड दे रखा है और उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, इसके लिए क्या कंडीशंस हैं? ठीक है, फर्स्ट, जो कंपाउंड है उसमें कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मीन्स उसके हाफ पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए रिमेनिंग हाफ को रोटेट आप नहीं करवा सकते, इस टाइप का रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंड में क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। प्रेजेंट ऐसे लिखते हैं, प्लस लिख के एंटी। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। और रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किसके रेस्पेक्ट हो सकता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन किसके अलावा हो सकता है भैया? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। यस, यह हो सकता है। यहां आपको एक लोन पेयर भी नजर आएगा, अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। यस, आप इसको ये बता सकते हैं ऐसे। लोन पेयर कौन कहता है बताओ आप? नहीं। यस, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और रिंग। यस, रिंग 3 मेंबर हो सकती है, 4 मेंबर हो सकती है, 5 मेंबर हो सकती है। रिंग के रेस्पेक्ट जो रोटेशन होता है वो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। आप किसी रिंग के हाफ पार्ट को कांस्टेंट रख के रिमेनिंग हाफ को रोटेट नहीं करवा सकते, पूरी रिंग रोटेट हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म वहीं आपको नजर आएगी जहां कहीं ना कहीं आपको कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नजर आ रहा हो, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा हो, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड आ रहा हो, या रिंग नजर आ रही है, तो इसी केस में आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नजर आएगी। इसके अलावा आपको कहीं जीआई नजर आने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, ये थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कहता है कि जिन एटम्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो रहा है, जिन एटम्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो रहा है, उनमें हर एटम पर डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। ईच एटम कंटेन्स डिफरेंट वैलेंसीज, मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स और एटम्स। तो यहां अगर ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, इसकी 2 वैलेंसीज में से एक वैलेंसी ए से कंप्लीट हो रही है, सेचुरेट हो रही है, सेकंड वाली बी से कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ जीआई की पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ ए हुआ और यहाँ भी ए हुआ, उसमें जीआई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आगे देखने वाले हैं। अब इस पर वैलेंसी ए हो सकती है, यहाँ ए है तो यहाँ ए हो सकता है और नहीं भी हो, समझ बात? बट ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए, यहाँ ए नहीं होना चाहिए, यहाँ बी सी कुछ भी हो सकता है, समझ आई बात? तो ये कह सकते हैं कि जिन एटम्स के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो रहा है, जीआई के लिए कंडीशंस बहुत जरूरी है। अभी तक हमने जीआई का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है। जीआई समझने के लिए आपको कभी नहीं पूछेगा राइट द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ना, कभी नहीं पूछने वाला है, जिंदगी में नहीं पूछेगा। क्या व्हाट इज द कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म? नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। जो पूछने वाला है उसको वो अपने समझ में आए, इसके लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां से रेस्ट्रिक्ट रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। और किसके रेस्पेक्ट हो सकता है? कार्बन टू कार्बन
डबल बॉन्ड कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और रिंग के रेस्पेक्ट में हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या कहता है, डिफरेंट ग्रुप और एटम्स मस्ट बी प्रेजेंट एट रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। तो यहां पर जहां रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो रहा है वहां पर डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी हो रही है। ये ए हुआ और ये ए हुआ, फिर कभी जीआई नहीं होंगे। ये बी है और ये बी है, कभी जीआई नहीं होंगे। नहीं यही बात समझ में, आगे चलते हैं। ये वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। रिंग है, मान लीजिए रिंग है, ये रिंग है, यहां पर वैलेंसी है, ये डिफरेंट होनी चाहिए। ये ए है, ये ए नहीं होनी चाहिए, बी हो सकती है, सी हो सकती है। ये के है, ये जी है, कुछ भी हो सकती है, पर सेम नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन कंप्लीट हुई। थर्ड, देखिए नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या फिर ये कह सकता हूं नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, या फिर ये कह सकता हूं कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है। कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और एक लोन पेयर होगा। बात समझ आ गई। तो ये बोला गया है कि जो लोन पेयर है, मान लीजिए यहां पर CH3 है, देखो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन समझ में आ रहा है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, CH3 है और ये H है, दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो गई। यहां पर मान लीजिए H है, क्या मान लिया H, और यहां लोन पेयर है। अब यहां तो वैलेंसी आपको एक ही नजर आ रही है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ये जो कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसमें ये बोला गया है कि जो लोन पेयर है वो भी एक डिफरेंट वैलेंसी है। लोन पेयर इज considered as a different valency, ठीक है, डिफरेंट वैलेंसी। लॉन पेयर इज कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट वैलेंसी। अब देखिए आपके इसके पास डिफरेंट वैलेंसी आ रही है, इस कंपाउंड में जीआई बन सकती है, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना, CH3 ये H, नाइट्रोजन ये डायरेक्शन में H आ गया और यहाँ लोन पेयर आ गया। इसको इसके ऊपर ओवरलैप करोगे, नहीं होगा। यहां पर ओरिएंटेशन क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। बात समझ रहे होंगे। तो यहां ये कह सकते हैं कि यहां डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन डिफरेंट वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी। वैलेंसी में देखना है कि लोन पेयर भी एक डिफरेंट वैलेंसी है। फोर्थ पॉइंट, देखिए रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, यहां CH3 यहां H है, डिफरेंट वैलेंसी हो गई। पर यहां देखिए आप, यहां क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा, ये कंपाउंड जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करने वाला है, वैलेंसी क्या आ रही है, सेम आ रही है, वैलेंसी सेम आ रही है। अब इस कंपाउंड में जीआई की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। पर यह बोला गया कि आइसोटोप देखिए आप, एक 35 37, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, जो उसका P+N यानी A होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर ये 35 क्लोरीन 35 क्लोरीन 37, ये क्या बन गए, आइसोटोप, आइसोटोप्स, ठीक है। और आइसोटोप बन गए तो अब क्या देखो क्लोरीन नजर आ रही है, क्लोरीन नजर आ रही है,
सेम ग्रुप नजर आ रहा है, क्या जीआई होगी? जीआई है। ये आइसोटोप है और जीआई की कंडीशंस में ये बताया गया है, जीआई के लिए बताया गया है कि आइसोटोप को आप डिफरेंट ग्रुप माने, ठीक है कि नहीं? तो ये कह सकते हैं आइसोटॉप्स आर कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट वैलेंस। आइसोटॉप को हम क्या मानते हैं? डिफरेंट वैलेंसी की तरह मानते हैं, और डिफरेंट वैलेंसी मानेंगे तो फिर वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कहानी ऐसी है बच्चों कि यहाँ ये कंडीशंस हैं किसके लिए? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के लिए। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, है इनके रेस्पेक्ट में हो सकता है। अब देखो आप ये भी कहेंगे सर बताओ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है कि नहीं है? रेस्ट्रिक्ट रोटेशन वो है जिसमें इसको आप कांस्टेंट रखते हुए इसको रोटेट करवा दो, और याद रखो आप कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है वहां पर रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। सिंगल बॉन्ड है वहां फ्री रोटेशन है। सिंगल बॉन्ड में आप रोटेट करवा सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है आप यूं रखिए इसको रोटेट करवा दीजिए, या डबल बॉन्ड है आप इसको कांस्टेंट रखिए इसको रोटेट नहीं करवा सकते। रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन है। ये मेरे पास CH3 है और ये मेरे पास H है, फिर भी इसमें GI नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने क्यों नहीं लिखा कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड? क्यों नहीं लिखा कि इसमें रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होगा तो यहाँ GI होगी? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर को अपन डिफरेंट वैलेंसी मानते हैं, और वैलेंसी दोनों लोन पेयर अपने आप में सेम निकल कर आ रहे हैं। वैलेंसी दोनों सेम हो गई, ये भी लोन पेयर ये भी लोन पेयर, सेम वैलेंसी है, तो फिर वहां पर जीआई निकल कर नहीं आएगी। इसलिए हमने यहां नहीं लिया क्या? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होंगे और दोनों लोन पेयर अपने आप में क्या आ गई? सेम वैलेंसी आ गई, और सेम वैलेंसी के केस में जीआई नहीं बनते हैं। डिफरेंट वैलेंसी होने चाहिए, सेम वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला रेस्ट्रिक्ट रोटेशन नहीं लिखा है। कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में भी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, पर यहाँ पर एक सिंगल वैलेंसी है, इसलिए यहाँ 2 डिफरेंट वैलेंसी नहीं बन पा रही है, इसलिए इस केस को अपन ने नहीं लिया है। मेरे हिसाब से आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो डिफरेंट वैलेंसी होने चाहिए, लॉन पेयर को अपन डिफरेंट वैलेंसी मानते हैं, और आइसोटॉप को भी अपने आप में एक डिफरेंट वैलेंसी मानते हैं। ये कंडीशन थी किसके लिए? फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और कहेंगे कि देखो आप इनमें जीआई है या नहीं है, पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। कंडीशन बहुत सिंपल है, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। और अरे इनको ऐसे नहीं एक भूल गए वो भूल, अरे नहीं, आप तो ये देखना कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या रिंग है क्या? ठीक है नहीं? ऐसा है तो हम जीआई की तरफ जाएंगे। फिर ये देखना कि जिन एटम के रेस्पेक्ट में रेस्ट्रिक्ट रोटेशन हो रहा है उन पर डिफरेंट वैलेंसी है या नहीं है। दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर अपने पास लोन पेयर है तो अपने आप में एक डिफरेंट वैलेंसी है, अपने पास आइसोटोप आ रहे हैं तो डिफरेंट वैलेंसी है, बस कहानी खत्म, ये कंडीशन खत्म हो गई। एग्जाम में कभी नहीं लिखवाएगा कि बताओ क्या कंडीशन है जीआई के लिए ना, इसलिए आपको ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक क्वेश्चन लेंगे और इस क्वेश्चन में आपको पूछूंगा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पढ़ाई कर रहे हो, वो तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ।